अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में ग्रुप 1 की जायदादों पर तकर्रात के लिए 9 जून को मुनक्किद होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कमीशन के ज़राए ने बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के हॉल टिकट्स जारिया माह के अवाखिर तक कमीशन की वेबसाइट पर पेश कर दिए जाएंगे। ग्रुप 1 के लिए रियासत भर से 4,03,000 उम्मीदवारों ने दरखास्त फॉर्म दाखिल किए हैं। मुख्तलिफ महकमों में ग्रुप 1 के 563 जायदादों पर तकर्रात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। गुज़िश्ता साल बिहार ज़ौर हुकूमत में ग्रुप 1 का इम्तिहान 2 मरतबा मुलतवी हो गया। पहली मरतबा मुनक्किदा ग्रुप 1 के इम्तिहानात को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में पर्चे सवालात के अफशा के मामले के सामने आने के बाद मनसूख कर दिया गया। बादज़ां एक और मरतबा ग्रुप 1 का इम्तिहान मुनक्किद हुआ था, ताहम हाईकोर्ट ने उस इम्तिहान को भी मनसूख कर दिया था। बादज़ां रियासत में हुकूमत की तब्दीली के बाद ये इम्तिहान मुनक्किद होने जा रहा है। काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ई-सेट की काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा उम्मीदवारों को बीटेक और बी फार्मेसी के साल दुवम में लैटरल एंट्री प्रोग्राम के तहत दाखिलों के लिए ये काउंसलिंग मुनक्किद की जाएगी। काउंसलिंग के ज़राए ने बताया कि 2 मरहलों में ई-सेट की काउंसलिंग मुनक्किद होगी। ताज़ा शेड्यूल के मुताबिक पहली काउंसलिंग का आगाज़ 8 जून से 11 जून तक होगा। इस दौरान उम्मीदवारों को स्लॉट बुकिंग का मौका फराहम किया जाएगा। स्लॉट बुक करने वाले उम्मीदवारों के 10 जून से 12 जून तक असनाद की जांच की जाएगी। 10 जून से 14 जून तक वेब ऑप्शन के इंतखाब का मौका फराहम किया जाएगा। 18 जून को पहले मरहले की काउंसलिंग के तहत सीट अलॉट किए जाएंगे। 15 जुलाई से दूसरे और ख़तई मरहले की काउंसलिंग का आगाज़ होगा। 21 जुलाई को सीट अलॉट किए जाएंगे। 24 जुलाई से 30 जुलाई तक स्पॉट एडमिशन का अमल अंजाम दिया जाएगा। महकमे फ़नी तालीम ने तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TG एपसेट में दाखिलों के लिए 3 मरहले के दाखिले के शेड्यूल का ऐलान किया। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए पहले मरहले का रजिस्ट्रेशन 27 जून से शुरू होगा। शेड्यूल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई तक किए जा सकते हैं और असनाद की जांच 29 जून तक 6 जुलाई की जाएगी। उम्मीदवार 30 जून तक 8 जुलाई वेब ऑप्शन की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। उबूरी नशिस्तों का अलॉटमेंट 12 जुलाई या उससे पहले किया जाएगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा और 12 से 16 जुलाई के दरमियान फ़ीस अदा करनी होगी। इसी तरह मज़ीद 2 मरहले भी होंगे। हिदायत के साथ तफसीली नोटिफिकेशन tgepcet.nic.in पर दस्तियाब रहेगा। रियासत में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किदा पॉलीसेट की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। महकमे फ़नी तालीम के ज़राए के मुताबिक 20 जून से पॉलीसेट काउंसलिंग का आगाज़ होगा और 22 जून से पहले मरहले के वेब ऑप्शन के इंतखाब का मौका फराहम किया जाएगा। पहले मरहले की काउंसलिंग में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को 30 जून तक सीट अलॉट कर दी जाएगी। इसी तरह दूसरे मरहले की काउंसलिंग का 7 जुलाई से आगाज़ होगा। 9 जुलाई को वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा और 13 जुलाई को सीट अलॉट कर दी जाएगी। 21 जून से उम्मीदवारों को इंटरनल स्लाइडिंग का मौका फराहम किया जाएगा। 24 जुलाई के अंदर तमाम सीटों को मख्तस कर दिया जाएगा और 23 जुलाई को डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए स्पॉट एडमिशन के गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। श्रीनिवासाचारी, एडिशनल डायरेक्टर मॉडल स्कूल्स तेलंगाना हैदराबाद ने कहा कि तेलंगाना मॉडल स्कूल्स में दाखिलों के लिए इम्तहान 7 अप्रैल को मुनक्किद किया गया ताकि 6ठी तक 10वीं जमात में दाखिले दिए जा सकें। उन्होंने कहा कि 6ठी जमात में हर स्कूल में 100% दाखिले और 8वीं तक 10वीं जमात में मखलूआ सीटों को पुर करने के लिए हुए इस इम्तिहान में शिरकत के ज़िम्मन में 62,983 तलबा ने दरखास्तें दाखिल की, जिनके मिन जुमला 51,887 ने इम्तिहानी टेस्ट में शिरकत की। 6ठी जमात के लिए मुंतखब तलबा की फहरिस्त और 7वीं तक 10वीं जमात तलबा की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। यह लिस्ट स्कूल वारी बुनियाद पर मुताल्लिक़ा मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल्स को भेजी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे तलबा जिन्होंने दाखिला इम्तिहान तहरीर किया है वो दरखास्त फॉर्म, हॉल टिकट्स और दीगर दस्तावेज़ात की नुकुलात के साथ मुताल्लिक़ा स्कूल के प्रिंसिपल से रुजू हों ताकि दाखिले और दीगर तफसीलात हासिल की जा सकें। अब कुछ और खबरें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने इस माह की 27 तारीख को होने वाले ग्रेजुएट हल्के के MLC इंतखाबात में हक़-ए-रायदही से इस्तिफादे के लिए सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुसूसी रुख्सत इत्तेफाक यानी स्पेशल कैजुअल लीव के अहकाम जारी किए हैं। MLC इंतखाबात के लिए हक़-ए-रायदही से इस्तिफादे के लिए वरंगल, हनमकुंडा, महबूबाबाद, जयशंकर, भूपालपल्ली, जनगांव, मुलुक, सिद्दीपेट, खम्मम, भद्रादरी, कोत्तगुडम, नलगुंडा, सूर्यापेट,
और यादगिरी भोनगिर में खिदमत अंजाम देने वाले मरकजी और रियासती सरकारी मुलाजिमीन के लिए ये रुख्सत इत्तेफाकी होगी। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने मुतालबा किया कि बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव को बीआरएस लीडर श्रीधर रेड्डी के कत्ल के वाक़े के सिलसिले में बेबुनियाद इल्ज़ाम पर गैर मशरूत माजरत ख्वाही करनी चाहिए। उन्होंने नागर कर्नूल के कांग्रेस उम्मीदवार मल्लू रवि और कांग्रेस के दीगर कायदीन के साथ गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस के कारगुजार सदर अगर माजरत ख्वाही फौरी तौर पर नहीं करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो हतक इज्जत मुकदमे के लिए तैयार रहें। वनपर्ती जिले के लक्ष्मीपल्ली गांव में मकान के बाहर पलंग पर महलताब बीआरएस लीडर श्रीधर रेड्डी के कत्ल के वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ये सियासी कत्ल नहीं है। मुख्तलिफ वजूहात बशमूल अराजी के तनाज़ात, माली मामलात और दीगर मामलात में उन्हीं के मुलविस होने पर यह कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे और श्रीनिवास रेड्डी के बीआरएस पार्टी छोड़ने के बाद अवाम ने असम्बली इंतखाबात में इस पार्टी को मुनासिब सबक सिखाया। पार्टी को अपोजिशन में बैठना पड़ा और अब केटीआर उन हक़ायक़ को हजम नहीं कर पा रहे। గొప్ప కాదు, ఎంత గొప్ప చదివింది గొప్ప కాదు, ఎన్ని చదువులు చెప్పిన చదువులు చదివింది గొప్ప కాదు, ఎన్ని పదవులు గొప్ప లెక్క కాదు. సంస్కారం ఉండాల, జ్ఞానం ఉండాల, నిజాయితీగా మాట్లాడు ధైర్యం కావాలా. నేను స్పష్టంగా మీరు ఇటువంటి ఆరోపణలు చేస్తే మరి గతంలో నా చరిత్ర మొత్తం రాష్ట్ర మొత్తానికి తెలుసు, మా నియోజకవర్గాల ప్రజలు ఇంకా బాగా తెలుసు. ఇండిపెండెంట్గా గెలిచిన, ఆరోపర్యాయం గెలిచిన, ఇటువంటి తప్పుడు పనులు చేస్తే ప్రజలు ఊరుకుంటారా? ఆ మాట జ్ఞానం లేదా? నేను అందుకని మీరేమన్నారు, సిబిఐ కాకపోతే జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేసుకోండి. అంత దూరం ఎందుకు? మీరందరూ పోండి, గ్రామంలో గ్రామ ప్రజల ముంగట చెప్పండి. ఎక్కడేదో గ్రామ ప్రజల ముంగట ఇదే గంటాపురం పోండి. మీరు, నేను సవాల్ విసురుతా ఉన్నా, ఇదే కేటీఆర్ను, ఇదే ఆయనతో పాటు పోయినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రవీణ్ కుమార్ ఇంకోదైనా ఇదే గంటాపురం ఆమె ఆరోపణ చేసింది కదా. నిన్న ఎటువంటి ఆరోపణ చేసిందో ఇదే ఆరోపణ గంటాపురం చేసింది కదా. మీకు ధైర్యము దమ్ము ఉంటే कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करने के लिए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में गुमराहकुन बयानात देने का इल्ज़ाम लगाया। जुमे को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने दावा किया कि मोदी और अमित शाह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक गलत मालूमात फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को एक खुला खत लिखा है, जिसकी एक कॉपी उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की। अपने खत में शब्बीर अली ने मोदी और अमित शाह की तकरीरों पर नाराज़गी का इजहार करते हुए उन पर जानबूझकर फ़िरक़ावाराना फसादात पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके दावों की तरदीद की कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात मज़हब की बुनियाद पर है और गैर आइनी है। कि प्राइम मिनिस्टर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने बार बार इस इलेक्शन के अंदर मैं हमारी सरकार रिज़र्वेशन को, यानी रिज़र्वेशन मतलब मुस्लिम रिज़र्वेशन को मैं ख़त्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा और ये 4% रिज़र्वेशन को मैं बीसीस में, एससीस में, एसटीस में बांट दूंगा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर साहब को बार बार कहा कि ये मजहबी तौर पर ये रिज़र्वेशन नहीं दिया गया है, ये मुसलमानों के पिछड़ापन के ऊपर हमने ये रिज़र्वेशन दिया है। इसीलिए मैंने आज प्रधानमंत्री को लिखा है कि ये रिज़र्वेशन मज़हब के नाम पे नहीं है, ये पिछड़ेपन पे दिया गया है और ये रिज़र्वेशन के ऊपर बीसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे दिया गया है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने स्टे पे है, लिहाजा आप बार बार ये कह रहे हैं ये नहीं है, इसके लिए मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ। अब के बार अगर फिर तुम रिज़र्वेशन की बात करेंगे तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तरह, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर तेलंगाना सरकार और आंध्रा सरकार के साथ मोहम्मद अली शब्बीर मैं भी पार्टी हूँ, तो मैं इनके ख़िलाफ़ में कंटेम्प्ट जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट में, इनके ख़िलाफ़ केस डालूँगा कि ये मालूम रहने के बाद भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुल्क को बंटवारा कर रहे हैं, मुल्क का सत्यानाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वोटों के खातिर, उनके जीत के खातिर। ये देश के लिए ख़तरा है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए।
तेलंगाना पीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के 5 अरकान असेंबली भी बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जग्गा रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी के उस बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद बीआरएस के 25 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि किशन रेड्डी को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि खुद उनकी पार्टी के 5 अरकान असेंबली भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बदनाम करने के लिए बीआरएस कायदीन केटीआर और हरीश राव कोई भी मौका नहीं गंवा रहे। ఎదుటి ప్రభుత్వంలో ఎదురు పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా ప్రధానమంత్రిని ప్రశంసించే ఒక గుణాలు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారికి ఉన్నాయి. ఒక సందర్భంలో బంగ్లాదేశ్ సంబంధించి రాజకీయంగా ఇందిరా గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా తీసుకున్న నిర్ణయంలో భాగంలో నిండు సభ పార్లమెంటు సభలో ఇందిరాగాంధీ గారిని ఆ రోజు బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఎంపీగా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు దుర్గామాతగా వారసురాలుగా ఆమె పొగడ్తించడం జరిగింది. ఇది ఓపెన్ పార్లమెంట్ లో జరిగింది. ఇది ఒక చరిత్ర. బహుశా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కిషన్ రెడ్డి గారు నిన్న మీడియా ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి 25 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పార్లమెంట్ రిజల్ట్ ఎన్నికల తర్వాత వెళ్లిపోతున్నారు, కాంగ్రెస్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు అని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సెంట్రల్ మినిస్టర్ కూడా కిషన్ రెడ్డి గారు వారు ఈ 25 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ లో చేరుతున్నారు పార్లమెంట్ రిజల్ట్ తర్వాత అని వారు చెప్పిన దాన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నాం. చాలా సంతోషంగా साबिक वजीर और बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने रिमार्क किया कि बीजेपी हैदराबाद को मजीद 10 साल के लिए मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाने की साजिश कर रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हैदराबाद हमारा हो तो सबको बीआरएस पार्टी को काउंसिल के इंतखाबात में वोट देना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने मुलाजमीन और बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद अंदरून 100 दिन 6 जमानतों पर अमल आवरी का वादा किया गया था, लेकिन एक भी जमानत पर अमल नहीं किया गया। एमएलसी इंतखाबी मुहिम के किस्से के तौर पर उन्होंने खम्मम जिले के सत्तूपल्ली में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अगर हम कांग्रेस को जगाना चाहते हैं और जो वादे किए गए हैं उन पर अमल आवरी चाहते हैं तो बीआरएस को इस एमएलसी इंतखाब में कामयाब बनाना होगा। ముంగడి పోతలేదు బండి అంతా రివర్స్ గేరే వెనకకే పోతున్నది. కాంగ్రెస్ వచ్చింది ఇవాళ బోనకల్ల రోజు నల్ల నీళ్ళు వస్తున్నాయి, దినం తప్పించి దినమైంది. మదిరకు పోతే 2 రోజులకోసారి అయింది, ఖమ్మం పోతే 2 రోజులకోసారి వస్తుంది, గ్రామాల్లో వారం రోజులకు ఒకసారి నల్లా వస్తున్నది. కేసీఆర్ ఉండగా 5 ఏళ్లు రోజు నీళ్ళు వస్తాయి ఎట్లా? ఈ కాంగ్రెస్ వల్ల 5 నెలలనే మంచినీళ్లు మాయమైతే ఎట్లా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. కరెంటు కేసీఆర్ ఉండగా బావి కాడ 24 గంటలు వచ్చింది, ఇలా 14-15 గంటలు కూడా వస్తలేదు. కరెంటు విషయంలో వెనుకకు పోయింది, మంచినీళ్ళల్లో వెనుకకు పోయింది. సర్కార్ దవాఖానకు పోతే కేసీఆర్ కిట్లు బంద్ అయినాయి, న్యూట్రిషన్ కిట్లు బంద్ అయినాయి, కిట్లు బంద్ అయినాయి, తిట్లు మోపైనాయి. కాంగ్రెస్ వాళ్ళని మాట్లాడిస్తే అయిపోయా తిట్టుడే తిట్టుడు. ఎన్ని రోజులు బతుకుతారు నాయన? बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने सवाल किया कि झूठी खबरें फैलाने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को क्यों जेल में नहीं डाला जा सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होते हुए रेवंत रेड्डी एक्स पर झूठी खबरें फैला रहे हैं और उनके खिलाफ नाजिबा रिमार्क्स भी कर रहे हैं। झूठी खबरें फैलाने के वाकयात में रेवंत रेड्डी ने उनके रिश्तेदार पर 10,000 करोड़ रुपए के कोविड ड्रग का कॉन्ट्रैक्ट मिलने का इल्ज़ाम आयद किया। इसके अलावा
चीफ मिनिस्टर ने उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पुराने सेक्रेटेरिएट की निज़ामी कार्रवाई के दौरान उन्होंने निज़ाम का खजाना तलाश किया। बीआरएस कायद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चंद दिन कबल मरकजी वजीर अमित शाह से मुतालिक एक झूठे वीडियो को भी फैलाया था। रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का फर्जी सर्कुलर भी एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह झूठी खबरें फैलाने वाले चीफ मिनिस्टर को जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब स्कैम के सिलसिले में बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता की जानिब से दाखिल करदा जमानत की दरखास्त पर दलाइल की समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत को बताया कि वो 27 मई को जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा। इसके वकला कविता की जमानत की दरखास्त पर दलाइल दाखिल करने के लिए तैयार हैं। कविता की तरफ से रुजू होने वाले वकला ने उन हालात की तफसीली वजाहत की जिसके नतीजे में जारिया साल 15 मार्च को उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। ईडी और सीबीआई के वकला कविता की जमानत की मुखालिफत करते हुए अपने दलाइल पेश करेंगे। ईडी ने अदालत को बताया कि वो 7 जून को इसकी चार्जशीट दाखिल करेगा। अदालत ने कबल अज़ीं कविता की तहवील में 3 जून तक तौसीह कर दी है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सीनियर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए 2 जून को रियासत के यौम तासीस की तकारीब के इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से यौम तासीस तेलंगाना मनाने रियासती हुकूमत को इजाज़त के बाद चीफ सेक्रेटरी ने शानदार पैमाने पर इन तकारीब के अहतमाम के सिलसिले में वसीतर इंतजामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत की यौम तासीस की तकारीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पहले गन पार्क पहुंचेंगे, जहां वो तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शोहदा को खिराज पेश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे पुलिस को हिदायत दी है कि वो ट्रैफिक रूट मैप की तैयारी करें, साथ ही पिकअप पॉइंट्स बनाए जाएं ताकि अहम शख्सियात की नकलो हरकत को बाकायदा मनाया जाए और तकरीब के मकाम से रवानगी के वक्त गैर ज़रूरी ताख़ीर से बचा जा सके। तैयारे के हवा में होने के दौरान उसका दरवाज़ा खुलने की कोशिश के वाक़े के सिलसिले में मुसाफिर को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने नोटिस जारी की है। इस मुसाफिर जिसकी शिनाख्त गाजुला रामाम के रहने वाले जिम ट्रेनर अनिल के तौर पर की गई, हैदराबाद से मध्य प्रदेश के इंदौर को जा रहा था कि वाक़या पेश आया। अगरचे कि इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम अनिल ने तैयारे के हवा में होने के दौरान उसका दरवाज़ा खोलने की मुबैना तौर पर कोशिश की ताकि कैबिन के अमले और साथी मुसाफिरीन ने उसे रोक दिया। एयरपोर्ट स्टाफ ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की, जिसने अनिल को बाज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 41 के तहत नोटिस जारी करते हुए इस वाक़े का बयान कलमबंद करने के लिए पुलिस के सामने रुजू होने की हिदायत दी है। सड़क पर एक जोड़े की जानिब से सरेआम शराब नोशी पर आवाम के एतराज़ के बाद नागौल में हलचल मच गई, क्योंकि इस जोड़े ने मकामी अफराद के साथ झगड़ा किया। यह वाक़या एलबी नगर नागौल मेन रोड पर पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। మీరు వెళ్ళండి అమ్మా, పడేసి మీరు వెళ్ళిపోండి. No, I won't stop. I won't stop. No. Go from here. I given enough respect to you. Get out from here. He's an ex-serviceman, you know. He's a defense personnel. Get out from here. Go, please go. Please go. We are saying please go with folded hands. Please go. You are disturbing our PCS time walking. Regularly we are coming. Get out from here. In reality, ఇప్పుడు పెట్టొచ్చు 100 కాల్ చేసి చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత డిస్టర్బ్ అవుతారు. చేద్దామా ఇగో బూతులు తిడుతుందామే. Please go. पापुआ न्यू गिनी के एक दूर दराज गाँव में लैंडस्लाइडिंग से कम 100 लोगों की मौत वाक़ हो गई है। इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अयंगा इलाके में कावकालम गांव के पास मकामी वक्त सुबह तकरीबन 3 बजे लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें कई घर तबाह हो गए। फौरी तौर पर राहत और बचावकारी का अमल शुरू हो गया और फंसे हुए लोगों को निकालने का काम अब भी जारी है। कई लाशों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर ने मकामी लोगों के हवाले से इस हादसे की जानकारी दी है। कावकालम के एक शख्स ने एक चैनल को बताया कि लोगों के लिए राहत और बचाव का काम बहुत मुश्किल से किया जा रहा है। कई भारी पत्थर, दरख्त और पौधे यहाँ वहाँ गिरे हुए हैं,
जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। तेलंगाना बीजेपी के लीडर के बेटे की सिडनी में पुरस्रार हालत में मौत हो गई। मकामी पुलिस ने इस लापता नौजवान की तलाश के सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया था। महलूक नौजवान की शिनाख्त शादनगर के बीजेपी लीडर कृष्णा यादव के बेटे अरविंद यादव के तौर पर की गई, जो तकरीबन एक दहक कबल सिडनी में मुकीम हो गया था। इत्तलात के मुताबिक सिडनी की डरमोंड स्ट्रीट बैंड्रल ग्रुप में अरविंद मुकीम था। वो 20 मई पीर को घर से रवाना हुआ, तहाँ वो घर वापस नहीं पहुंचा, जिसके बाद उसकी गुमशुदगी की पुलिस से शिकायत की गई। ये नौजवान जो कार चला रहा था वो समंदर से कुछ फासले पर पाई गई। पुलिस को इसकी लाश समंदर में मिली। डीएनए की जांच की बुनियाद पर पता चला कि ये अरविंद ही है। इत्तलात में कहा गया कि अरविंद ने पीर को फ्लाइट के टिकट्स बुक करवाए थे ताकि अपनी हामिला बीवी के साथ घर वापस हो सके। उसने घर से रवाना होते वक्त बीवी से कहा था कि वो अपनी कार को वॉश करवाने के लिए जा रहा है। सिडनी पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। वो पुरस्रार मौत की वजह बनने वाले हालात के बारे में तहकीकात में मसरूफ है। नरसिंह तालिबा की मुश्तबा मौत के बाद भद्राचलम टाउन के खानगी पैरामेडिकल कॉलेज में कशीदगी देखी गई। महलूक तालिबा के रिश्तेदारों और तलबा ने इस कॉलेज में शदीद एहतजाज किया, जिसके नतीजे में सूरत हाल कशीदा हो गई। इस तालिबा की शिनाख्त 18 साला पी कार्बनिया के तौर पर की गई, जो कॉलेज में जुमेरात की सुबह की अवलिन सातों में बेहोशी की हालत में पाई गई। तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके सर पर शदीद जख्म आए। उसके बाद उसको इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए तालिबा के रिश्तेदारों के अलावा तुलबा की बड़ी तादाद ने जुमे को कॉलेज में शदीद एहतजाज किया। जिले रंगारेड्डी के अमंगल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा हैदराबाद श्रीसेलम हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब कार का आरटीसी बस से तसादुम हो गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि कार ड्राइवर हालत नींद में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। तमाम महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद से है, जो कलवा कुर्ती से वापस हो रहे थे, जबकि बस हैदराबाद से श्रीसेलम की सिम जा रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने दीगर गाड़ी सवारों और मकामी अफराद की मदद से नाशों को कार से निकाला, जो हादसे के नतीजे में कार में फंस गई थी। उन नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस से हादसे का सबब बनने वाली गाड़ियों को इस मसरूफ रूट से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल कर दिया। पायलट समेत 6 यात्रियों की जान आज उस वक्त बच गई जब हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की। केदारनाथ धाम के लिए परवास करने वाले हेलीकॉप्टर ने जुमे की सुबह 7:05 पर हंगामी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी पैदा होने पर पायलट ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए बाहिफाजत लैंडिंग की, जिसकी वजह से 6 अफराद की जान बच गई। फूड सेफ्टी टास्क फोर्स की टीमों की जानिब से शहर की होटलों पर धावों का सिलसिला जारी है। नाकिस ग़िज़ा की फराहमी, हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल ना करने और ग़िज़ाई अशिया की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाली नाकिस मियार की अशिया के इस्तेमाल पर नज़र रखी जा रही है। इसी सिलसिले के तहत आज माधापुर में एक होटल पर धावा किया गया। फूड सेफ्टी के अहदेदारों की टीम ने पकवान के लिए इस्तेमाल बर्तन और बासी मटन चिकन के अलावा दीगर अशिया को जब्त कर लिया। फूड सेफ्टी टास्क फोर्स की टीमों को इसके होटल के किचन को देखकर हैरत हुई, जहां पर सफाई का नाकिस इंतजाम था और हर जगह झुंगुर देखे गए। फूड सेफ्टी की टीमों ने दूसरे मकामात पर भी धावे किए। निर्मल में बरखी पोल के गिर पड़ने के नतीजे में 6 साला लड़की जख्मी हो गई। ये वाकया जुमे को जिले के कावटला बी गांव में पेश आया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बरखी के मरम्मती कामों के हिस्से के तौर पर दरख्तों की शाखों को 2 मकामी अफराद काट रहे थे। ज़राए ने कहा कि मजदूर श्रीनिवास की बेटी एम चित्रा के पैर पर बरखी पोल गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसका पैर टूट गया। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए निर्मल के दवाखाने में शरीक किया गया। ये लड़की इस वाक़े के वक्त अपनी झोपड़ी के सामने थी। उसके वालिदैन ने निज़ामाबाद ज़िले से चंद साल पहले ज़रिए माश की तलाश में इस गाँव में नकल मकानी की थी। श्रीनिवास की शिकायत पर पुलिस ने 2 मकामी अफराद जे रमेश और आर गंगाधर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 58 पार्लिमानी सीटों और उड़ीसा असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए 42 सीटों पर हफ्ते को होने वाली वोटिंग के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जुमे को एक प्रेस रिलीज में ये इत्तला दी। छठे मरहले में दिल्ली की 7 सीटों समेत तमाम 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कुछ पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग के इख्तितामी वक्त में तब्दीली की जा सकती है। छठे मरहले में जिनमें मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, साबिक़ मरकजी वज़ीर मेनका गांधी, बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा, भोजपुरी फनकार और रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी, भोजपुरी ग्लोकार और बीजेपी के उम्मीदवार नेरुआ, जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और हरियाणा के साबिक़ वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर और कई मरकजी वज़रा की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के सख्त एतराज़ के बाद लोकसभा इंतखाबात के दौरान पोलिंग के 48 घंटे बाद हर पोलिंग स्टेशन पर डाले गए वोटों के डेटा से मुताल्लिक वेबसाइट फॉर्म 17C कमीशन की वेबसाइट पर डालने के मुतालबे वाली दरखास्त पर जुमे को समाअत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा पर मुश्तमिल बेंच ने NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया और उसे पहली नज़र में शक और अंदेशे पर मबनी करार दिया। बेंच ने अर्जी गुजारों की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे और AM सिंघवी से कहा कि हम मेरिट पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपके पास कोई अच्छा केस नहीं है। बेंच ने मजीद कहा कि हम इसे ज़ेरे इल्तिवा रखने दें, हम मुनासिब वक्त पर इसकी तहकीकात करेंगे, मुतल्लिका हुक्काम यानी इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करें। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज टेम्पो में सवारी की और कुछ लोगों से बातचीत की। उन्होंने ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर किया और उसका टाइटल दिया कि देशभक्ति के टेम्पो में सवारी के दौरान नौजवानों की पीढ़ी को करीब से समझा। नरेंद्र मोदी ने देश सेवा का सपना देखने वाले नौजवानों को धोखा दिया। फौज और नौजवानों पर अग्निपथ योजना जबरन थोपी गई। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की हुकूमत इन बहादुर नौजवानों के साथ इंसाफ करेगी। थोड़ा परिचय करो अपना। मेरा नाम सोनू है, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ सर। मैं अग्निवीर में 2021 में सर मैंने अग्निवीर में फिजिकल मेडिकल क्लियर किया था। मेरी भर्ती कैंसिल कर दी गई। पोस्टपोन होने के बाद अग्निवीर के चलते मेरी भर्ती कैंसिल कर दी। सर मैंने 6 महीने गार्ड की नौकरी की है। मेरे पापा कहाँ पे गार्ड की नौकरी की? प्राइवेट में? हाँ जी। आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? बचपन से सपना था सर। अच्छा, देश की रक्षा करने के। मैं फाइनल ये नहीं बोला। हाँ जी, हमने आपको पीटा है सर। मेरे एक भाई है, वो फौज में है अग्निवीर में, वो भर्ती होगा। उसकी बहन की शादी थी सर, उसको छुट्टी नहीं दी गई। आरजेडी कायद तेजस्वी यादव ने आज झारखंड के देवघर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे झूठे वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए, डॉक्टर साहब ने हमको सलाह दिया कि जो हड्डी में चोट है हमारे, सलाह दिया कि आप कम से कम 3 हफ्ता बेड रेस्ट करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर साहब को बोला देखो, अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा देंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों ने आज तक देश में किया। पूरे दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री का अगर नाम है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। हर बात पे झारखंड और बिहार के लोगों के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। पहले 14 में क्या भाषण बोलते थे? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेगा, काला धन लाएगा, साल में 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उस वादे का? बताइए, वादा पूरा किया? 19 में आके कहते हैं सब किसान भाई का, भाई बहनों सब किसान भाइयों का हम आय दुगुना कर देंगे, सबका पक्का। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।